पिछले साल यानी 2024 में जून के महीने की 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके 16 साल पुराने खंडहर में भी गए थे, इतिहास को समेटने। उस इतिहास को जो खौफनाक है, दर्दनाक है, एक ऐसा इतिहास जिसकी कहानी आज भी हमारी आंखें नम कर देती है, हमारे अंदर गुस्सा पैदा कर देती है, प्रतिशोध की ज्वाला जलाती है। दरअसल प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भारत के समृद्ध इतिहास का अमिट दस्तावेज रहा है, जो प्राचीन भारत के गौरवशाली अतीत को दर्शाता था। लेकिन खिलजी वंश के आक्रमणकारियों ने इसे लूटा, कत्लेआम मचाया और जला डाला। जी हाँ, बताते हैं कि तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर जोरदार हमला किया और इसे बर्बाद कर दिया। कई बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया। आक्रमणकारियों ने इसे पूरे विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। क्योंकि इस विश्वविद्यालय में लाखों किताबें थीं, इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय 3 महीने तक लगातार धू धू करके जलता रहा। आग की लपटों ने इस विश्वविद्यालय को ही नहीं, भारत के वैभव को भी जला डाला था। खैर, अगर हम आपसे कहें कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने में सिर्फ एक अकेले बख्तियार खिलजी का ही हाथ नहीं था, बल्कि हमारे देश के, हमारे समाज के ही, या यूं कह लीजिए कि हमारे कुछ अपनों का भी हाथ था, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? खास करके अगर हम सीधा नाम ले कि ब्राह्मणों ने ही बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले करने का आइडिया दिया था, तो ये सुनकर यकीनन आपको एक जबरदस्त शौक लगेगा। जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के इतिहास से जुड़ी 2 कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं। एक कहानी जो हम सबको मालूम है और दूसरी कहानी जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है। आज की अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको वो दोनों ही कहानी सुनाएंगे। उसके बाद आप फैसला खुद कर लीजिएगा कि दोनों में से कौन सी कहानी आपको सही लगती है। चलिए आपको नालंदा के शुरू से आखिर तक के इतिहास से रूबरू करवाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आमिरा है और आप देख रहे हैं आपकी खबर इतिहास। 800 से ज्यादा सालों तक खंडहर में रहने वाली नालंदा यूनिवर्सिटी कभी भारत का वैभव हुआ करती थी। यहाँ एक दुनिया भर के करीब 10,000 विद्यार्थी शिक्षा हासिल करने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश में हुई थी। इस वंश के शासक कुमार गुप्त ने 425 ईस्वी से 470 ईस्वी के बीच इसकी स्थापना की थी। गुप्त वंश में भारत की समृद्धि और ख्याति दुनिया भर में फैली हुई थी और नालंदा विश्वविद्यालय भी वैश्विक शिक्षा का अहम केंद्र बन गया था। गुप्त वंश के पतन के बाद भी भारत के हर्षवर्धन के काल में ये विश्वविद्यालय फलता फूलता रहा। इस दौरान करीब 6 शताब्दियां तक इस यूनिवर्सिटी की ख्याति का लोहा पूरी दुनिया में माना। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय इतना भव्य था कि यहाँ चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत जैसे देशों के विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। वहीं मिडिल ईस्ट से ईरान जैसे देशों के विद्यार्थी भी यहाँ पढ़ने आए। प्राचीन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत प्रसिद्ध थी। बताया जाता है कि यहाँ 3 लाख से भी ज्यादा पुस्तकें सहेज कर रखी गई थी। यही नहीं, 300 रूम और 7 बड़े सभागार भी विश्वविद्यालय की शोभा बढ़ाते थे। आप ये समझ लीजिए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूरोप की सबसे पुरानी बोलोंगना यूनिवर्सिटी से भी 500 सालों से ज्यादा पुरानी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। तक्षशिला के बाद नालंदा को ही दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। आवासीय सुविधा यानी रेसिडेंशियल फैसिलिटी वाला ये दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। लेकिन ये सब कुछ तब तहस नहस हो गया जब खिलजी सल्तनत ने भारत में अपनी नींव रखी। बख्तियार खिलजी, बिहार का पहला मुस्लिम शासक, जिसके हाथ सैकड़ों धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं के खून के सने थे, उसने ही नालंदा में भी तबाही मचाई, वो भी तब जब इस विश्वविद्यालय के एक वैद्य ने उसे मरते मरते बचाया था। ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। उस समय उसके हकीमों ने उसका काफी इलाज किया, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। नौबत तो ये आ गई कि वो धीरे धीरे मौत के करीब पहुंचने लगा। तब कहीं से भी कोई फायदा पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दिया। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्री जी से इलाज कराने की सलाह दी गई। लेकिन बख्तियार खिलजी तो ठहरा कट्टर इस्लामी। वो हिंदुस्तानी दवा खाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जान बचाने के लिए आचार्य राहुल को बुलवाया, तो मगर उनकी भी दवा खाने से मना कर दिया। इसके साथ उसने ये धमकी भी दी कि अगर वो ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। वैद्य ने खिलजी की बात सुनी और अगले दिन उसके पास कुरान लेकर गए। उन्होंने खिलजी से कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। बताया जाता है कि वैद्य ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दिखाई न देने वाली दवा लगा दी थी, जिससे तब खिलजी ने उस पन्ने को पढ़ना शुरू किया तो वो दवा उनके शरीर में जाती गई और पृष्ठ खत्म होते होते वो ठीक हो गया। खैर, वैद्य राहुल ने बख्तियार खिलजी की जान तो बचा दी, पर इसके बाद खिलजी एहसान मानने की जगह अंदर ही अंदर भारतीय वैद्यों से चिढ़ने लगा।
उसे अपनी जान बचाने की खुशी नहीं हुई, बल्कि गुस्सा आया कि उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान भारतीय वैद्यों के पास क्यों है। इसी चिढ़ में कहा जाता है कि खिलजी ने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। वहां इतनी किताबें थी कि आग लगी भी तो 3 महीने तक किताबें जलती रही। इसी दौरान उसने हजारों धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु मार डाले। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि खिलजी के नालंदा विश्वविद्यालय तबाह करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि वो इसे इस्लाम के प्रसार के बीच चुनौती मानता था। उसे लगता था कि नालंदा विश्वविद्यालय में जिस तरीके से बौद्ध और हिंदू धर्म फल फूल रहा है, उससे इस्लाम को खतरा हो सकता है। इसके बारे में फारसी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी किताब तबाक़त नासिरी में भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा था कि खिलजी किसी कीमत पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं चाहता था। पहले उसने नालंदा विश्वविद्यालय में इस्लाम की शिक्षा का दबाव डाला, फिर हमला कर दिया। उस बर्बर कार्रवाई में पूरा विश्वविद्यालय तबाह हो गया। खैर, ये तो थी पहली कहानी। अब आपको दूसरी कहानी बताते हैं जो ब्राह्मणों से जुड़ी हुई है। दरअसल एक जाने माने इतिहासकार है D.N. झा, जिन्होंने प्राचीन भारत और मध्यकालीन इतिहास पर कई किताबें लिखी हुई हैं। उनका मानना है कि नालंदा विश्वविद्यालय हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा लगाई गई आग में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर भी इसके विनाश का श्रेय बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। वो तो कहते हैं कि खिलजी ने तो सिर्फ पास के एक विहार को हटाया था, वो तो कभी नालंदा गए ही नहीं। D.N. झा के मुताबिक नालंदा विश्वविद्यालय कुछ और नहीं, एक बौद्ध स्थल था जिसका विध्वंस तुर्क मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने नहीं बल्कि हिंदुओं ने ही किया था। इसके अलावा एक और इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिन्हा। इनका भी यही मानना है कि बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने की बात आधारहीन है। कहीं किसी तरह का प्रमाण नहीं है कि बख्तियार खिलजी नालंदा गया था। जानकार ये भी बताते हैं कि वो उदंतपुरी जरूर आया था, जिसे वर्तमान में नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ कहा जाता है। वो वहां आया क्योंकि उदंतपुरी विश्वविद्यालय में झाड़ फूक और जादू टोने की पढ़ाई होती थी। किसी के जरिए जानकारी बख्तियार खिलजी को मिली थी कि यहाँ बहुत सारा खजाना है, इसलिए 200 घुड़सवार सैनिकों के साथ 1197 ईस्वी में उदंतपुरी किले पर अटैक कर कब्जा कर यहाँ से खजाना लूट कर दिल्ली वापस नाव के जरिए चला गया था। लेकिन बख्तियार के नालंदा आने का कहीं कोई भी प्रमाण नहीं है। इतिहासकार डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिन्हा ने इसे लेकर तर्क दिया कि इस बात का जिक्र तबाक़त नासिरी नाम की एक किताब में भी है, जिसमें बख्तियार खिलजी के नालंदा जाने का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। इस किताब को उस वक्त के लेखक रहे मौलाना मिनहाजुद्दीन अबू उम्र उस्मान ने लिखा है। बख्तियार खिलजी बहुत तेज तर्रार लड़ाका था जो अफगानिस्तान की खिलजी जनजाति से आता था, इसलिए खिलजी उसका टाइटल था। डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंह के मुताबिक उस वक्त कई सारे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे जहां भारी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात हुआ करते थे। ये वहां लूटपाट किया करता था। 8वीं शताब्दी के बाद बौद्ध और ब्राह्मणों के बीच विवाद बढ़ा तो ब्राह्मणों ने बौद्ध विहार को नष्ट किया, साथ ही उनकी हत्या भी की। डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंह एक धारणा ये भी मानते हैं कि प्राचीन धरोहरों को तोड़कर शिवलिंग स्थापित किया गया था और उसी रसाकशी में नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया होगा। 7वीं शताब्दी के वक्त नालंदा विश्वविद्यालय में 3000 भिक्षुक रहते थे। 8वीं या 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य के शिष्यों ने इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। बहरहाल, ये थी नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास से जुड़ी दूसरी कहानी। अब इन दोनों में से कौन सी कहानी सही है, इसका फैसला तो करना बेहद मुश्किल है। वैसे आप अगर नालंदा के इतिहास से वाकिफ हैं तो आप हमें बताएं कि नालंदा को खिलजी ने जलाया या ब्राह्मण ने तबाह किया।